सीएनबीसी आवाज मना रहा है अपनी 12वीं वर्षगांठ और इस 12वीं वर्षगांठ के मौके पर हमने आज एक ऐसे खास मेहमान को चुना है आपसे रूबरू करवाने के लिए, बातचीत करने के लिए, जिन्हें कई दशकों का जबरदस्त अनुभव है भारतीय बाजारों में, भारतीय इकोनॉमी पर, दुनिया भर के बाजारों पर और साथ ही किस तरह से कैपिटल मार्केट्स में बड़े कामकाज होते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब से। वल्लभ जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस खास मौके पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि सीएनबीसी आवाज ने इस देश के लिए बहुत अहम काम किया है। हिंदी भाषा मुझे बहुत प्रिय है, हिंदी भाषा का आपने प्रचार किया है और आप सर्वाधिक पॉपुलर चैनल हैं, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई। आपके ये शब्द वाकई में हमारा उत्साह बढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको इस मौके पर जरूर कहना चाहता हूं कि जनरली आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वहां लोग हिंदी बोलने में बड़े कतराते हैं। उन्हें लगता है कि हम हिंदी बोलेंगे तो थोड़े हमारे लेवल से नीचे की बात हो जाएगी, लेकिन आपको प्रिय है ये भाषा, ये बहुत अच्छा लगता है सर। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने अपनी पहचान को ही मिटा दिया। आशा करते हैं कि आप और हम मिलके, हम तो हमारी सेवा देते हैं इस महान भाषा को। सर, पिछले 12 सालों में हमने देखा कि हिंदुस्तान में लोगों में इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी और अब लोग पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। उसमें आपका काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक अच्छा प्राइमरी मार्केट, एक अच्छा मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एनवायरनमेंट इनाम ग्रुप ने बनाया है इतने सालों में। सर, ये बताएं कि अगले 12 साल अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि हिंदुस्तान के लिए, हमारे बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे रहने वाले हैं? मैं कुल मिला के तो ये कहूंगा कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और ये आज देश में जो माहौल है, एक राष्ट्र प्रेम का माहौल है, राष्ट्रीयता का माहौल है, ये उसके अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये 2016 में ये डीमोनेटाइजेशन का एक बड़ा कदम उठाया गया, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। तो ये दो, जनरली मुझे लगता है कि हमारे मार्केट, हमारे देश का बच्चा, हमारे व्यापार, हमारे देश, दुनिया भर में भारतीय की इज्जत, ये सब एकदम ऊंची रफ्तार पर है। तो ये समझना ठीक है, हिंदुस्तान के इतिहास में 1991 का पहला बड़ा पड़ाव वित्तीय आजादी का वो था जो नरसिम्हा साहब लेकर आए, और दूसरा पड़ाव ये है जो 8 नवंबर को हुआ, डीमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी का। बिल्कुल, ये मैंने उस दिन भी कहा था, पहले ही दिन कहा था, शायद आपके चैनल पे ही कहा था कि आजादी के बाद में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। आजादी के बाद में मैं नहीं समझता हूं कि सिंगल मोस्ट इतना बड़ा रिफॉर्म और इतना बड़ा संकल्प पहले कभी हुआ था। 91 की जो स्थिति थी, नरसिम्हा राव के मैं बड़ा भक्त हूं, बड़ा पुजारी हूं, लेकिन फिर भी एक मजबूरी थी। उस मजबूरी के अंदर वो आसान था, उसके जो कदम थे, उसका जो ढर्रा था, वो पहले कहीं लिखा गया था, देखा गया था। 86% करेंसी का डीमोनेटाइजेशन करने के लिए आपको इतना चरित्र बल चाहिए, इतना बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए और इतना विजन चाहिए कि इसमें से अच्छा ही होगा, कितनी भी कठिनाइयां हो आखिर अच्छा ही होगा। तो ये बात नवंबर 2008 को देखने को मिली। तो जो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना बड़ा कदम हुआ है, थोड़े थोड़े संकेत भी आए कि लोगों ने अपने हाथ खींचे हैं नए कारोबार करने को लेकर या खर्चा करने को लेकर, तो कहते हैं कि ग्रोथ में थोड़ा धीमापन आ सकता है, तो उसे बहुत ज्यादा घबराने डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो कब तक ठीक हो सकता है? कतई घबराने की बात नहीं है। एक बात ही समझ लीजिए कि जब कहीं हमारे इलाके में ही थोड़ी सी भगदड़ मच जाए तो हम अपने बच्चों को कहते हैं बाहर नहीं जाना, थोड़ी देर बाद आप खुद ही तफरी करने निकल जाते हो। तो इस समय एक जो घबराहट का माहौल हुआ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और ये घबराहट ज्यादा फैलाई गई है। आप ये सोचिए कि अगर मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकूं बैंक से, मुझे कितना गुस्सा आएगा। तो इस देश के अंदर तो कोहराम मच जाना चाहिए था और लाख कोशिश की गई कि कोहराम मच जाए, लेकिन कोहराम नहीं मचा। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि जनता शांत नेता कह रहे कि दंगे न हो जाएं। खूब कोशिश करें कि दंगे करो, कुछ बोलो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खुद ने दंगे कर लिए लेकिन जनता दंगे में जुड़ी नहीं। तो ये तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। इतना बड़ा एक ये जो हमारा कल्चर चेंज की बात है कि ये जो हमारी सोच थी कि 2 नंबर बिना जीवन नहीं चलता,
इस सोच के ऊपर कुठाराघात हुआ है। और ये जो कुठाराघात इतना बड़ा है, तो जो लोग उसी में डूबे हुए थे, तो उनके तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, कि क्या होगा, हम कैसे जीवन जिएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो हुल्लड़ के बाद हम शांत हो जाते हैं, फिर जीवन नॉर्मल हो जाता है, वैसे सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि ये जो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी स्थिति दिख रही है, ये 2-3 महीने से लंबी चलेगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है और ग्रोथ हमारी फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखेगी। लेकिन हिंदुस्तान में जो ग्रोथ यहां से बढ़ेगी, उसके बड़े कारण आपको क्या नजर आते हैं? एक तो 2 साल जो मानसून नहीं हुआ था, वो कई साल अच्छा मानसून अच्छा हो गया। ये देश के लिए उसकी बहुत जरूरत थी। दूसरा, पूरी दुनिया एक आर्थिक तंगी में से गुजर रही थी। तीसरा, यह जब सरकार आई, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। जबकि मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चिदम्बरम ने अपने आखिरी वर्ष के अंदर बहुत सारे अच्छे कदम उठाए थे, नहीं तो न जाने हमारा बेड़ा गर्क कितना बुरी तरह से हो जाता। लेकिन फिर भी बेड़ा गर्क था। तो सारी परिस्थिति को संभाल के, फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए, पॉपुलिज्म का सहारा न लेते हुए, सरकार ने बहुत अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट करके चली। और चूंकि ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग को देखने के आदी हो गए हैं, हमें ये समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मूलभूत स्वभाव बदल गया। आप बड़े बड़े कारखाने लगाते हो, आजकल हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रिफाइनरी में हो जाएगा, कि ऑटोमोबाइल प्लांट में तो फिर भी आपके वर्कर लगेंगे, बाकी वर्कर्स होते नहीं, जॉब नहीं होते। तो सेकेंडरी जॉब्स की उसकी जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन में जॉब्स बनते हैं, जॉब्स बनेंगे सर्विसेज में, और सर्विसेज में जॉब्स बनते जा रहे हैं। दूसरा, हमें काम करना होगा कि जो रूरल इकोनॉमी है, उस रूरल इकोनॉमी को टारगेट करके उसके अंदर हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं। और मुझे खुशी है कि सरकार ने वही कदम उठाया कि ये जो हाउसिंग के अंदर 3% से 4% का सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन देना, इंटरेस्ट की छूट देना, साथ में स्टेट बैंक का 1% 90 बिप्स रेट घटा देना, आपके EMI क्रैश हो गए। तो वहां और हम क्या कर सकते हैं, कैसे जॉब्स क्रिएट करें, वो 2 बातें होगी। तीसरा, ये जो आत्मविश्वास भारतीय का बढ़ गया, ये आत्मविश्वास अभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्यूबेटर्स वगैरह की एक व्यवस्था बन रही है, वो जब इंक्यूबेटर्स बनेगा तो एंटरप्राइज इज एन ऑप्शन इन लाइफ, कि मुझे व्यापार करने का एक अच्छा मौका है, मैं व्यापार करूंगा। आप देखोगे कि अगले 2 साल में काफी तादाद में बच्चे आके ये काम करने वाले हैं। तो ये 2-3-4 कारणों से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भविष्य है। अब 2 तरह के लोग हैं इस वक्त, खासतौर से शेयर बाजार के निवेशक। एक तो वो जो कि मोदी जी के आने के बाद बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वाकई में बड़े बदलाव होने वाले हैं, देश मजबूत स्थिति में, इकोनॉमी अच्छी है और बाजार तेजी से चलने चाहिए। वो थोड़े निराश हो रहे हैं क्योंकि 2-2.5 साल में बाजारों की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि चलिए 2-2.5 साल बाजार नहीं बढ़े तो अभी भी मौका है, हम चूके नहीं है। आप क्या कहेंगे, किस तरफ क्या सोच सही है इसमें? आप मुझे ये बताइए, आप कैसे कहेंगे कि लोग नाराज हैं? नाराज नहीं, निराश थोड़ा, जितने पैसे बनने चाहिए शायद उतने वो तो खैर हम लालची हैं और किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में तो कोई जादुई डंडा नहीं है कि वो आपके पैसे बना दे। उनके आगाज से, उनके कले कदमों के हाथ से मार्केट ऊपर गए, मार्केट ऊपर काफी टाइम तक चलते रहे और मार्केट तो मूव इन एक्सपेक्टेशन। लेकिन आज भी हमारे पी मल्टीपल काफी डिसेंट है। आपको बहुत सस्ते अच्छे शेयर लेने हो तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी निराशा की बात नहीं है। 2 साल अर्निंग्स में डेफिनेटली डेंट हुआ, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। अब वो अर्निंग्स, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स आर पॉइज्ड टू गो डाउन, जो भी कारणों से सही गलत इंटरेस्ट रेट जितने घटने चाहिए उतने नहीं घटे। लेकिन अब क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर काम करने का एक तरीका निकल आया है, और मैं समझता हूं कि ये जो आंकड़े आए हैं अभी इनकम टैक्स के, ये इनकम टैक्स से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि देश के अंदर ऑलरेडी एक कल्चर का चेंज ये डीमोनेटाइजेशन के पहले भी हो चुका था। ये कि जो सर्विस टैक्स का जो रिवोल्यूशन है, कि किस तरह आप चेन में सबको बांध देते हो तो उसमें से निकल के 2 नंबर का काम करना मुश्किल होता जा रहा है, हर जगह आपका टैक्स बढ़ते जा रहा है। सुपर्ब नंबर्स आए हैं। ये दिसंबर जनवरी के अंदर थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो भी जाए जैसे आजकल के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं फरवरी मार्च में ये वापस बाजी पलट जाएगी और बजट बहुत अच्छा रहना चाहिए। भंसाली साहब से बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ बंसाली साहब। क्या कुछ ऐसा करेंगे मोदी जी जो वो आदमी जो 50 दिन एटीएम के बाहर लाइन में लगा है, शांति से पूरी तरह से उन्होंने सहयोग दिया है सरकार को, क्या उनके लिए कुछ बड़ी राहत हो सकती है? देखिए, ऐसा सोचना फिर से पॉपुलिज्म में जाना है। हम ये क्यों सोचें कि हमें नागरिक को कोई रात की रिश्वत देनी पड़ेगी? हम ये क्यों नहीं सोचें कि देश के अंदर जिसको जरूरत है उसे मिलना चाहिए, बाकी सब काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सबका भला हो। वो काम, अच्छा दूसरी बात आप ये देखिए कि जिनको इतनी कठिनाई हुई उन्होंने भी अगर सरकार का साथ दिया तो क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ है, लेकिन ये काम सही है, ये कोई निडर आदमी जो करना चाहिए वो कर रहा है। तो जब देश की सोच ऐसी है, उसमें से हम पीछे बोले कि अच्छा तूने मेरा कोई पर्सनल लाभ उठा, मेरे को लाभ करा दिया इसलिए मैं तेरा लाभ करा दूं, ये सोच बुनियादी रूप से मैं नहीं मानता। सरकार करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए ऐसी नीतियां बने जिसमें कि जो वर्ग हमारे से पिछड़ा रह गया, हमारे देश में पिछड़ा रह गया और इतना बड़ा वर्ग रह गया है, उसके लिए रात दिन सरकार के मन में पीड़ा होनी चाहिए, सारी नीतियों का लाभ वहां पहुंचना चाहिए। इसलिए उसको 50 दिन से अलग करके 50 वर्षों से उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय को दूर करने का काम जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप कॉर्पोरेट इंडिया तमाम दिग्गजों से बातचीत करते हैं, समझते हैं। दो चीजें मैं समझना चाहता हूं। अभी भी प्राइवेट सेक्टर नए निवेश के लिए तैयार है नहीं, उनको क्या चाहिए सरकार से या बजट से? और दूसरा ये कि क्या कुछ बजट में ऐसा होना चाहिए जिससे इकोनॉमी और बाजार को आगे फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन मिले? मैं समझता हूं कि टैक्स रेट को घटाने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका कि मॉनेटरी पॉलिसी से कितना कुछ हो सकता है, और अब फिस्कल पॉलिसी अब सब जगह सेंटर ऑफ फोकस हो गया है, हो गई है। मैं समझता हूं यहां पे भी जो सरकार ने कहा भी था कि कॉर्पोरेट रेट घटाएंगे, तो आई थिंक ये समय आ गया है कि पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स रेट दोनों को सीरियसली घटाया जाए, क्योंकि अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, हमारी जीएसटी की तैयारी हो ही रही है 2-3 महीना आगे पीछे, तो उसके अंदर जो टैक्स बेस है वो सडनली ब्रॉडन हो जाता है। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स भी खूब जुटाओ और प्राइवेट टैक्स भी, मतलब इनकम टैक्स भी प्राइवेट खूब जुटाओ, ये दोनों न्यायपूर्ण नहीं है और उससे पीछे डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा। तो मैं समझता हूं कि समय बिल्कुल माकूल है, माकूल ही नहीं जरूरत है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि भाई ये काम होना चाहिए, अच्छे से, मतलब अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। चलिए, ये एक आपकी विश लिस्ट में आप तमाम कंपनियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को पैसा रेज करने में मदद करते आए हैं, कैपिटल मार्केट के जरिए या फिर जिस किसी तरह से वो पैसा जुटाना चाहें कर्ज के माध्यम से। आप खुद एक बड़े इन्वेस्टर हैं। अब जो सेंस मिल रहा है इस बदलते हुए हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है किस तरह के बिजनेसेस अब आगे चलते हुए बहुत अच्छा करेंगे, जहां पर लोग नया निवेश करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टर भी सोचें कि ये थीम्स हो सकती हैं जो आने वाले सालों में अच्छी फायदेमंद होगी? पिछले 25 साल से अगर जो एक थीम प्ले आउट कर रहा है वो है कंज्यूमर, कि जहां जिनको जो जीडीपी बिजनेसेस हैं, कि जहां जीडीपी बढ़ते जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रही है, तो वो तमाम बिजनेसेस ग्रो करने वाले हैं। उसके अंदर अच्छे मैनेजमेंट को देखकर आप उनमें इन्वेस्ट करते रहिए, 10 साल का टाइम होराइजन रखिए, आपकी कमाई कमाई है। उसी थिंकिंग के चलते हुए दूसरा सेक्टर जो निकल के आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि उसके अंदर भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एक पीरियड चला, बैंकों का एक पीरियड चला, प्राइवेट बैंकों का पीरियड चला, एनबीएफसीज का पीरियड चला। तो जहां जहां अंडर वैल्यूएशन होता है वहां लोग उसके अंदर, तो कंज्यूमर फोकस का इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छा सा माध्यम हो जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। तीसरा रहता है मेटल्स एंड कमोडिटीज, जिसको सिक्लिकल बिजनेसेस बोलते हैं। अगर आप साइकिल पकड़ सकते हो तो वो साइकिल, बट दो साइकिल्स आर टिपिकली मोर इंटरनेशनल एंड ग्लोबल देन जस्ट रीजनल। इसके चौथा एक सेक्टर होता है कि वो है रीजनल, कि सीमेंट एक रीजनल बिजनेस है।
नॉर्थ इंडिया की सीमेंट कंपनी उतना नहीं कमाती जितना कि साउथ इंडिया की, 5 साल बाद वो बात बदल जाती है। तो ये 4-5 ही मेन थीम है, उसको आप वैल्यूएशन देख के आप करते रहिए, अगले 10-20 साल तक करते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सर अभी भी फोकस मतलब हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान से जुड़ी कारोबार करने वाली कंपनियों पर रहना चाहिए, बजाय हमारे एक्सपोर्टर्स या वो कंपनियां आईटी फार्मा जैसी जो ज्यादा विदेशों से कारोबार करती हैं। देखिए, आईटी फार्मा कंपनियां काफी मैच्योर हो चुकी हैं और उन्हें अभी नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लोग चतुर हैं वो जहां कठिनाई होती है वहीं पहुंच जाते हैं। कि एक समय ऐसा आता है कि आम आदमी उसको देख के घबरा जाता है और वैल्यूएशन बहुत नीचे हो जाता है, तो वो उसे खरीद लेते हैं। तो वो क्योंकि इन्होंने काफी क्षमता, काफी साइज अचीव की है, तो वो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट वैल्यूएशन उनमें अपने आप अट्रैक्शन पैदा होगा। तो अमेरिका से डर इन दो सेक्टर को भी है और शायद दुनिया भर के बाजारों को भी, कुछ हद तक हमको भी, क्योंकि एफआईएस बिकवाली तो कर ही रहे हैं। तो ट्रंप साहब के आने के बाद क्या कुछ अमेरिका में बदल सकता है, क्या कुछ हमारे लिए बदलेगा? अमेरिका में कुछ नहीं बदलेगा ऐसा मानना तो मूर्खता होगी। पर क्या कोई इंडिया को फायदा कराने के लिए यहाँ की दवाइयां खरीदते हैं कि यहाँ के इंजीनियर को नौकरी देने के लिए कोई उसे वहां अमेरिका में उसका सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करता है? ये तो बचकाना है। तो उन्हें बहुत जरूरत है इसकी, उसका बड़ा फायदा होता है अमेरिकन बिजनेसमैन को। रिपब्लिकन गवर्नमेंट तो बिजनेसमैन की गवर्नमेंट है, ये कोई उन्हें बेफाम कुछ भी काम करने दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये उनके हित में है कि यहाँ की दवाइयां और यहाँ का सॉफ्टवेयर खरीदे। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगा। ये बिजनेसेस दीज आर हियर टू लास्ट एंड ग्रो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भंसाली साहब से बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज की 12वीं वर्षगांठ पर एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब के साथ। एक तरफ जहां देश का दिग्गज बैंक एसबीआई तेजी से ब्याज दरें घटाता है, दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर साहब ये कहते हैं कि नहीं, अभी रुकिए, हमें इन्फ्लेशन का डर है, मार्च तक हम देखना चाहते हैं, वो ब्याज दरें घटाते नहीं है। किसकी सुनी जाए? देखिए कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास एक और समस्या है जो कि प्राइवेट बैंक के पास नहीं है, वो है करेंसी को मैनेज करने की बात। क्योंकि हमारा वो $35 बिलियन जो स्वैप था वो सेटल हुआ था, तो बाजार के अंदर उस स्थिति को देखनी जरूरी थी। ट्रंप की जीतते ही डॉलर एकदम स्ट्रांग हो गया था, कि वो स्ट्रेंथ कितनी दूर तक जाती है उन्हें देखना जरूरी था। एक तीसरी तरफ था कि ऑयल के दाम बढ़ने लग गए थे। अगर ऑयल के दाम तेजी से बढ़ते हैं, डॉलर तेजी से बढ़ता है और हमारे जितना बड़ा ऑयल इंपोर्ट बिल है, तो हमारी करेंसी पे, हमारे फिस्कल डिसिप्लिन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता था। बैंकों की परिस्थिति कुछ अलग इसी तरह से हुई कि उनके पास तमाम रुपया आ गया, इतना बड़ा रुपया स्टेट बैंक के पास आ गया। सभी बैंकों के पास इतना रुपया जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो उनकी जो मार्केट में जो लिक्विडिटी की पोजीशन है, वो लिक्विडिटी की पोजीशन अलग है। सो मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सब की तकाजे कुछ अलग थे। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये जिस तरह एक स्टेबिलिटी दिखने लगे कि हाँ डॉलर की दौड़ पूरी हो गई, अब ऑयल की छलांग पूरी हो गई, तो एक ज्यादा अच्छा आकलन हो सकेगा। और मैं नहीं समझता हूं कि रिजर्व बैंक भी आगे वाले समय में रेट नहीं घटाएगा, जरूर घटाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम इस खास मौके पर आपसे बातचीत कर रहे हैं जब हमारी 12वीं वर्षगांठ है, एक मैसेज, संदेश, राय, सलाह जो भी आप सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को देना चाहें। कि बिजनेस चैनल्स होते हैं, उनका उपयोग क्या करें ये हमारे पर निर्भर करता है। उसमें तमाम ज्ञान की बातें भी आते हैं, तमाम अच्छे अच्छे लोग आके अपने विचार, अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो और बहुत सारे मार्केट के समाचार आते हैं, बहुत सारा उछल कूद करने के भी मौके आते हैं और उसका मसाला आता है। तो अपना जीवन बहुत बहुमूल्य है। मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि किस तरह अपने जीवन के मूल्य को समझे और शॉर्ट टर्म से किस तरह लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ जाएं। ये मैं कहूँगा कि सीएनबीसी आवाज में ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का बहुत मसाला है। तो शॉर्ट टर्म आप जो भी कारणों से चलाते रहिए, लेकिन लोगों पे है, जिस तरह कहते हैं कि जो सुनने वाला होता है उसे कहने वाले से ज्यादा चतुर होना चाहिए। तो चैनल आपके जो भी कहे, मैं कहूँगा कि सुनने वाले ज्यादा चतुराई से काम करें।
यही मेरा संदेश है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं सर आपकी ये सलाह बेहद काम आएगी हमारे तमाम दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सिंधी से आवाज पर। नमस्कार।